नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले 20 मिनट के लिए आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कहानी को शुरू करके अपने फ़ोन को नीचे की ओर साइड में रख दीजिए। अपने ईयर फोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए और अगले 20 मिनट तक अपने आप को इस कहानी के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए। साथियों, मैं नहीं चाहता कि आप बार बार अपने फोन में लगकर पूरी कहानी का मजा खराब कर दें। अगर आप बार बार फोन में ध्यान देंगे तो मैं कहानी का जो भाव आपके लिए धीरे धीरे तैयार करने वाला हूं, उससे आपका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे कहानी का पूरा फ्लो टूट जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारी पिछली स्टोरी जो मैंने की थी वो कोटा स्टोरीज थी और वो स्टोरी काफी लंबी हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को इतनी बड़ी कहानियों पसंद नहीं आएगी। लेकिन साथियों, मैं आपके इस प्रेम को देखकर अभिभूत हो गया। आप लोगों ने कहानी को बहुत ही पसंद किया, तो इसलिए मुझे यकीन हो गया कि आपको बड़ी कहानियों भी काफी पसंद आती है। आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि स्टोरी काफी अच्छी रही है और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही लंबी लंबी स्टोरेज लाता रहूं। आपके इस प्यार का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि आगे भी आप मुझे यूं ही अपना सपोर्ट देते रहेंगे। वहीं मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी उस स्टोरीज की 20 मिनट की स्टोरी को जरूर जा करके चेक करें। वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साथियों, मैंने एक बात आपसे पहले भी कही है कि मेरे लिए रोज शाम को आपके लिए स्टोरीज लाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सप्ताह में 2 या 3 बार आपके लिए स्टोरीज लाता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं रोज शाम को स्टोरीज लाने की कोशिश करूंगा तो इससे स्टोरी की क्वालिटी खराब हो जाएगी और नहीं वो बड़ी स्टोरीज बन पाएगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए बड़ी बड़ी स्टोरीज तैयार करूं। मेरा ये मानना है कि अगर आप भी अपना 1-2 घंटा उसमें खर्च कर रहे हैं तो आपको भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए। अब क्योंकि अगले 20 मिनट के लिए हम आपस में जुड़ने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस जुड़ाव को और मजबूत कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए स्टोरी शुरू कर सकूं। साथियों, जो आज की स्टोरी है वो 2 कजिन सिस्टर्स की है जो अपने घर से दूर किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाती है और वहां पर उनके साथ बहुत ही खौफनाक और डरावनी घटना घटती है। उन दोनों कजिन सिस्टर्स के लिए वो कुछ क्षण बहुत ही दर्द, पीड़ा और खौफ के मंजर के साथ गुजरते हैं। उन्होंने शायद यह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जगह पर वो पढ़ने के लिए आई है वहां पर उनके शरीर में कोई ऐसा साया घुस चुका है जो उनके पूरे करियर को खराब कर सकता है। आजकल के जमाने में आप देखते होंगे कि लड़कियां ज्यादा मेकअप करती है, खूब साजो श्रृंगार करती है और फिर उस साजो श्रृंगार के साथ यूं ही अकेले कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाती हैं और इसी का उन्हें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। साथियों, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि श्रृंगार करना खराब बात है, बल्कि स्त्री के लिए तो उसका वो सबसे बड़ा गहना है और एक संपूर्ण स्त्री अपने पूरे श्रृंगार के साथ ही सुशोभित लगती है। लेकिन अगर वो मेकअप वगैरह करके किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो बहुत ही शापित या खतरनाक जगह हो तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। आज जिस लड़की की हम बात करने वाले हैं वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती है, लेकिन एक बार वो किसी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने शरीर पर कुछ मेकअप वगैरह कर लेती है और उसी मेकअप की वजह से उसके साथ एक भयानक हादसा हो जाता है
और उससे भयानक हादसे की चपेट में उसकी दूसरी कजिन सिस्टर भी आ जाती है। तो हमें ये जो कहानी शेयर की है वो उनकी कजिन सिस्टर ने शेयर की है। अब आगे की स्टोरी आप उस कजिन सिस्टर के नजरिए से सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कविता है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो बचपन से ही सबकी लाडली रही हूँ और खासकर मेरे पापा की तो मैं पर ही रही हूँ। 12वीं क्लास की पढ़ाई मैंने अपने गांव में ही की है। सरकारी स्कूल में ही पढ़कर मैंने काफी अच्छे नंबरों से 12वीं कक्षा पास की। घर वालों ने मुझे कहा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए और नीट की एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा सपना अलग था। मैं फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। जब भी हमारे गांव में, परिवार में या रिश्तेदारी में अगर कहीं पर भी कोई शादी वगैरह होती थी तो मैं वहां पर महिलाओं के अच्छे खासे लहंगे तैयार करती थी और उनको सजा धजाकर एकदम हीरोइन के जैसा बना देती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि फैशन डिजाइनिंग का कीड़ा मुझे बचपन से ही लगा हुआ था। तो फिर मेरे इसी टैलेंट को देखते हुए घर वालों ने भी मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और मुझे कहा कि जिस चीज में तुम्हारी रुचि है तुम उसमें ही आगे बढ़ो। और उन्होंने कहा कि अब मुझे बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव के अंदर इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी कि मुझे वहां पर पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल पाता। हमारे गांव के 2025 किलोमीटर के एरिया तक में तो कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज भी नहीं थी, तो मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया मुंबई शहर। जी हाँ दोस्तों, वही सपनों का शहर जहां पर हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने आई थी। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। फर्स्ट ईयर के बाकी लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। इस कॉलेज की नई नई दुनिया में मेरा कॉलेज नवी मुंबई में था, जो कि मुंबई से ज्यादा दूर नहीं था। मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। स्कूल के बाद घर से बाहर निकल के एक नए शहर में अपनों से दूर अकेले रहना। सिर्फ उनके गार्डियन ही मिलने आ सकते थे क्योंकि मेरा होमटाउन मुंबई से काफी दूर है, तो माँ पापा का मुझसे मिलने आ पाना हमेशा मुमकिन नहीं था। इसलिए पापा ने मेरे लिए परमानेंट गार्डियन मेरी मामा जी की बेटी मोनिका को बना दिया, जो कि मुंबई में ही अंधेरी में एक बीटेक कॉलेज में फाइनल ईयर में थी। मोनिका मुझसे 3 साल बड़ी थी, लेकिन बचपन साथ में खेलने की वजह से मैं उसको दीदी नहीं बोलती थी, उसका नाम ही लेती थी। हम दोनों में बहनों वाला प्यार कम बल्कि दोस्ताना ज्यादा था। हम खुलकर एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर किया करते थे। हर महीने किसी एक वीकेंड में वह मुझसे मिलने चली आती थी। जब भी वो मिलने आती तो हम कभी पूरे दिन मेरे हॉस्टल में ही बिताते या कभी मुंबई के मार्केट की चीजों को दिखाया। पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकलकर इतने बड़े शहर को अपनी आंखों से देखकर बड़ी खुश हो जाती थी। हम महीने में 1 या 2 बार सिनेमा देखने के लिए भी निकल जाया करते थे और जब कभी ज्यादा रात हो जाया करती थी तो मैं उसके पास ही सो जाया करती थी, और अगर कभी वो मेरे हॉस्टल की तरफ घूमने के लिए आई हुई होती तो वो मेरे पास रुक जाया करती थी। हालांकि बम्बई अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसे मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, तो जब कभी हम घूमकर जल्दी फ्री हो जाया करते थे तो वह मुझे अपने हॉस्टल तक छोड़कर जाया करती थी क्योंकि मुझे अपना रास्ता मालूम नहीं रहता था, और फिर वो मुझे छोड़कर अकेले ही अपने हॉस्टल यानी अंधेरी के लिए निकल जाया करती थी। ऐसे बड़े ही अच्छे से हमारी लाइफ चल रही थी। लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती।
में घूमने निकल जाते। उसने मुझे बम्बई की कही तो वह चाहती थी कि मैं उसे पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छा सा डिजाइनिंग ड्रेस उसे दूं, तो मैंने अपनी ही कॉलेज में अपनी एक सीनियर के लिए एक अच्छा सा गाउन तैयार किया था, तो मैंने अपने सीनियर से उस पार्टी गाउन को उसे लाकर दे दिया, जो बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का पार्टी गाउन था, जिस पर नायलॉन फैब्रिक के बहुत से छोटे बड़े गुलाब के फूल बने हुए थे। मोनिका का रंग एकदम फेयर है, बड़ी बड़ी काली गहरी सुंदर आंखें, काले लंबे घने बाल, और उसकी खूबसूरती को देखकर मैंने उससे मजाक में कहा, अरे यार मोनिका, तुझे तो यहाँ पर पढ़ते हुए लगभग 4 साल हो गए, क्या बम्बई में कभी कोई बॉयफ्रेंड सेट किया कि नहीं? कभी मुझे भी तो उनसे मिला, मैं भी तो देखूं कैसे हैं मेरे होने वाली जीजाजी। तो वो हंसती हुई कहती है, अरे नहीं यार कविता, मुझे इन 4 सालों में कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। मैं तो बस अपनी पढ़ाई में ही लगी रही। कभी एग्जाम्स, कभी टेस्ट, कभी प्रैक्टिकल, और फिर ऊपर से इतना सारा प्रेशर कि कहीं कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं कहती हूँ, अरे कम से कम कॉलेज में तो कोई होगा ही जो तुम्हारे ऊपर लड्डू होगा। अच्छा अच्छा शर्माओ मत, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। मोनिका कहती है, अरे यार कॉलेज की तो बात ही मत कर, वहां पर मैं अकेली ही लड़की थोड़ी ना हूँ, वहां पर तो सभी लड़कियां बन ठन करके घूमती हैं, तो सभी लड़के ऐसे ही एक दूसरे पर नैन मटकाते हुए घूमते रहते हैं। अब वहां पर पता ही नहीं चल पाता कि कौन लड़का किस पर लट्टू है। हाँ, एक दो लड़के हैं क्लास में जिनसे मेरी अच्छी बातचीत होती है, लेकिन मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। लेकिन अच्छा तुम बताओ, तुम्हें भी तो यहाँ आए हुए अब 2 महीने हो चुके हैं क्या? किसी से बातचीत हुई? तो मैंने कहा, अरे बिल्कुल नहीं यार, हाँ लड़कियों से बातचीत होती है, लेकिन कोई लड़का वगैरह नहीं मिला। अभी जब तुमसे ही 4 साल में कोई सेट नहीं हुआ, तो मुझसे 2 महीने में ही कैसे उम्मीद कर सकती हो? अच्छा, बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तुम जल्दी से इस गाउन को पहनकर ट्राई कर लो। अगर ये तुम्हारे सेट हो जाता है तो तुम अपनी पार्टी में पहन लेना, वरना फिर मैं दूसरा कोई जुगाड़ करूं। जब उसने वह पार्टी गाउन ट्राई करने के लिए पहना तो वह एकदम सिंड्रेल लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, क्या बात है मोनिका, तुम तो इसमें जबरदस्त बोल्ड लग रही हो। 4 साल में भले ही तुम्हारे ऊपर कोई लट्टू नहीं हुआ हो, लेकिन तुम्हें इस ड्रेस में देखकर तुम्हारे ऊपर 4 सेकंड में ही कॉलेज के सारे लड़के लटट्टू हो जाएंगे। सच कहूं, उस पर वह ड्रेस एकदम फिटिंग की थी, इसलिए वो उसे लेकर अपने साथ कॉलेज लेकर चली गई। हॉस्टल की सभी लड़कियां रोज दोपहर में खाना खाने कॉलेज से हॉस्टल आती, क्योंकि हमारा कॉलेज हॉस्टल से थोड़ा दूरी पर था, तो इसीलिए हॉस्टल पहुंचने में हमें 15 मिनट लग जाते थे। उस दिन भी रोज की तरह मैं अपने सहेलियों के साथ दोपहर में हॉस्टल खाना खाने के लिए आई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए चली गई। तभी मेरी एक फ्रेंड, जो मेरे ही रूम से 2 रूम छोड़कर रहती थी, मेरे पास चिल्लाते हुए आई, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से तुझे वार्डन माँ बुला रही हैं? मैं थक गई थी, इसीलिए शायद मुझे नींद आ गई थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही उससे कहा, क्यों चिल्ला रही है, कौन मर गया? उसने मेरे सिर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ, उल्टा ही बोलेंगे, तुझे वार्डन माँ बुला रही हैं। तो मैंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया, मुझे ही बुलाया है या किसी और को भी बुलाया है? तो उसने कहा, नहीं, सिर्फ तुझे ही बुलाया है। वह ये कहते हुए अपने रूम में चली गई, क्योंकि उस समय काफी लड़कियां हॉस्टल में अब भी एडमिशन ले रही थी, तो उसके चलते मामा उन लड़कियों को किसी ना किसी लड़की के साथ शिफ्ट करने के लिए कह देती थी। तो मुझे भी यही लगा
कि शायद मैम किसी नई लड़की को मेरे साथ शिफ्ट करने के लिए बुलाई है, तो मैंने भी मन मारते हुए सोचा कि चलो अब बुलाई है तो जाना पड़ेगा ही। मैंने वार्डन के रूम के बाहर खड़े होकर कहा, मैं आई कम इन मैम। वार्डन ने अंदर से ही पूछा, कौन है? मैंने कहा, माम मैं कविता बोल रही हूँ, आपने मुझे बुलाया था। फिर से वार्डन के अंदर से आवाज आई, हाँ कविता रुको, मैं अभी आ रही हूँ। मैं वहीं वार्डन के रूम के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वार्डन बाहर आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर से फोन आया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने पूछा, क्या मेरी मम्मी पापा का फोन आया था? मामा तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हारे मामा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर बाद वह दोबारा कॉल करेंगे। मैं वहां बैठकर कॉल का इंतजार करने लगी और यह सोचने लगी कि मामा जी का फोन क्यों आया होगा मेरे पास? वह तो कभी कॉल नहीं करते। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने सामने वाले को सुने बिना ही फोन उठाते ही कहा, हेलो मामा जी प्रणाम। सामने फोन से मामी जी ने बोला, हेलो कविता, खुश रहो बेटा, मैं मामी बोल रही हूँ। मामी की आवाज सुनकर मैंने बोला, मामी प्रणाम, कैसे हैं आप सब? तो मामी ने कहा, हम लोग यहाँ पर सब ठीक हैं, तुम ठीक हो ना? तो मैंने कहा, हाँ मामी मैं ठीक हूँ। फिर जो मामी जी ने बताया उसे सुनकर मैं हैरान और परेशान दोनों हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका की तबीयत खराब हो गई है और उसे मुंबई के मैक्स हॉस्पिटल एडमिट किया है। उन्होंने वार्डन से बात कर ली है, तो मैं आज रात मोनिका के पास हॉस्पिटल में रुक जाऊं। कल सुबह होते ही मामा जी वहां पहुंच जाएंगे। वह यहां से मुंबई के लिए चल दिए हैं। बाकी पूछने पर भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ूं। मोनिका की तबीयत खराब होने की बात सुनकर मैंने मामी से कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। लेकिन अब जो बात मुझे हैरान कर रही थी वह यह कि अचानक से मोनिका को क्या हुआ होगा। वह कल ही तो मेरे पास गाउन लेने के लिए आई थी और उस समय वो बिल्कुल सही लग रही थी और मेरे से हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। और फिर कल शाम को फेयरवेल पार्टी होने के बाद भी उसने फोन करके नहीं बताया कि उसे कुछ हो गया है। फिर अचानक से आज उसकी तबीयत खराब कैसे हो सकती है? और वैसे भी आज शाम को हम मिलने ही वाले थे क्योंकि वो मुझे गांव को वापस लौटाने आने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही मेरे पास मामी जी का फोन आ जाता है। मैंने सोचा वह तो वहां पहुंचकर पता ही चल जाएगा, लेकिन अब मैं परेशान इस बात से हो गई कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मेन हॉस्टल में रहती थी तो हमें ज्यादा मैं केवल मोनिका के साथ ही मुंबई घूमने के लिए जाती थी और मुझे खुद अपने हॉस्टल का रास्ता मालूम नहीं होता था, तो वो मुझे खुद ही अपने हॉस्टल छोड़ने आती थी। केवल अपना कॉलेज, अपना हॉस्टल और थोड़ी बहुत छोड़